कि जब राज्यसभा के चुनाव आ जाएं तो वो लोग जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के भाई के घर पे छापा डलवा दें, कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे छापा डलवा दें, या राजीव अरोड़ा के घर पे छापा डलवा दें, या पंजाब के विधानसभा के चुनाव आए तो मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भाई के घर पे छापा डलवा दें। इन सब चीजों से माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में कद बौना ही होता है, कद विराट नहीं होता। और कद विराट करने के लिए महात्मा गांधी की उन भावनाओं को आत्मसम्मान आत्मसात करके निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मुझसे पहले वक्ताओं ने सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कहें तो मैं जो बातों को रख रहा हूं उनका जवाब दें। क्या ये सही नहीं है कि आपकी जब आप मंत्री थे और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 3 साल में सिर्फ 36 कॉलेज आपने खोले थे, और अशोक गहलोत की सरकार ने 3 साल में 123 कॉलेज खोले हैं। आपसे 3 गुना उपलब्धि अशोक गहलोत की सरकार की है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, पूरे 5 साल में आपने सिर्फ 81 कॉलेज खोले थे, और अशोक गहलोत की सरकार ने आपके इन 81 की तुलना में मात्र 3 साल के अंदर 1.5 गुना उपलब्धियां माननीय सभापति महोदय अर्जित की। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारत की पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा कि ये नरेगा कांग्रेस का स्मारक है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने अपने 3 साल के शासन में नरेगा में सिर्फ 6,602 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 6,602 करोड़ रुपए। जबकि इस सरकार ने खाली 3 साल में 26,851 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च किए। इनके 5 साल में माननीय सभापति महोदय, पूरे कार्यकाल में वसुंधरा जी के नरेगा में मात्र 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और अशोक गहलोत ने 3 साल में 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आप टिकते कहां हैं उनके सामने? इन उपलब्धियों के सामने अपनी हैसियत क्या है? और राजस्थान की जनता ने भी इन 8 उपचुनावों में अपने मतदान के जरिए आपको यह संदेश दे दिया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनका किस रूप में भरोसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 3 साल में नरेगा में मात्र 2,80,920 काम पूरे किए, जबकि इस सरकार ने मात्र 3 साल में 11,43,869 काम किए नरेगा के अंदर। और आपके 5 साल का आंकड़े को भी मैं लूं, वसुंधरा की सरकार के 5 साल के, तो वो भी इन 3 साल के सामने कम है। इन 3 साल के 11 लाख, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, प्लीज अपने अपने स्थान पे जाएं आप लोग। मिस्टर बोरा, तीन साल में ही माननीय सभापति महोदय, इनके 5 साल के कार्यकाल के 8,08,782 कामों की तुलना में अशोक गहलोत की सरकार ने 11,43,869 काम किए। मतलब आपकी 5 साल की उपलब्धियां भी अशोक गहलोत की सरकार की 3 साल की उपलब्धि के सामने फीकी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि नरेगा में 3 साल के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने 4 गुना तो काम किया और 4 गुना खर्चा किया। और 3 वर्ष के कार्यकाल में निर्माण श्रमिकों को जो सहायता है, अशोक गहलोत की सरकार ने 877 करोड़ रुपए निर्माण श्रमिकों को सहायता दी, जबकि आपकी सरकार ने 3 साल में मात्र 347 करोड़ रुपए की निर्माण श्रमिकों को सहायता दी थी। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हालात और परिस्थितियों के कारण लगातार हर स्टेट की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री महोदय ने जो संकल्प किया कठिन समय में, कोरोना के कठिन समय में,
कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। राजस्थान सरकार अपने प्रबंधन से पूरी दुनिया के अंदर नामवर हुई। किस लिए हुई? इसलिए हुई माननीय सभापति महोदय कि अशोक गहलोत ने हर छोटे से छोटा आदमी, गरीब हो, असहाय हो, लॉरी वाला हो, दिहाड़ी हो, मजदूर हो, फल सब्जी वाला हो, हर एक के लिए सहायता पैकेज घोषित किया। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, 33 लाख परिवारों को 5.5 ने उस वक्त उपलब्ध कराई और कोरोना बाल सहायता में हर बालिका को, बालक बालिका को 1 लाख रुपया एक मुश्त दिया। माननीय सभापति महोदय, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2,500 रुपए प्रति महीने और 18 साल की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा माननीय सभा दी जा रही है। कोरोना में जो विधवाएं हुई उनको 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। यहां मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। यह अच्छी बात है कि आप कोरोना विधवाओं को 1,500 रुपए सहायता दे रहे हैं, लेकिन एक शासन के लिए, एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए विधवा में फर्क नहीं होना चाहिए। आपके लिए कोरोना की विधवा भी वैसी ही है और दूसरी सामान्य विधवा हुई महिला भी वैसी ही है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये पेंशन में जो असमानता दिखाई पड़ रही है उसको आप समान करें और सभी विधवाओं को, राजस्थान की विधवाओं को एक समान आप जो है मासिक सहायता देते हैं वो एक समान सहायता प्रदान करें। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र के लिए अशोक गहलोत साहब ने जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, एक साधारण आदमी को स्थानीय निकायों के माध्यम से 50,000 रुपए तक का लोन मिलना संभव हुआ। अभी तो मैंने आपको निवेदन किया कि 3 साल की उनकी उपलब्धियां किस मुकाम तक पहुंची है। अब ये जो बजट पेश किया उन्होंने, चारों तरफ कहीं बोलने के लिए शब्द नहीं है। कोने कोने से राजस्थान के एक ही ध्वनि आ रही है, कमाल कर दिया, सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। सालों साल में सरकारें आती हैं, सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन निर्णय करने वाले लोग कहां हैं? मैंने इस सदन में पहले भी उठाया था मामला कि ये जो सरकारी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम है, इसके बारे में सरकार क्या इस पुनर्विचार करने का इरादा रखती है? 14 साल 2004 में ये पेंशन की स्कीम आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष को नेता को बताना चाहिए कि 1972 में शुरू हुई ये सुविधाएं वो कौन से कारण थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 के अंदर उन ओल्ड पेंशन की जगह न्यू पेंशन स्कीम लानी पड़ी। या तो आप इस्तीफा दे देना है, मैं दे दूंगा। और मैं आपके माध्यम से, और एक सरकार के मुलाजिम, उसमें फर्क। आप थल सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, आप जल सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, आप वायु सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, आप सीआरपीएफ को नहीं दे रहे, आप सीआईएसएफ को नहीं दे रहे, आप अपने दूसरे एम्प्लॉइज को नहीं दे रहे। क्या कारण था? दबाव बना, अनेक राज्यों ने समितियां गठित की, बल्कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने तो उसको लागू भी नहीं किया। लेकिन इन सालों में किसी सरकार ने यह साहस नहीं दिखाया कि वो हमारे मुलाजिम जो इस गवर्नमेंट की सेवा करके, गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों की सेवा करके रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार महफूज रहे, आर्थिक चिंता से मुक्त रहे। मुझे एक उदाहरण याद है सभापति महोदय, 2004 के बाद के एक आईएएस की भर्ती होने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। इस न्यू पेंशन स्कीम से उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला, न उसकी पत्नी को न मिला, न किसी और को मिला। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारे भीतर की मानवता को जगाते हैं। पर सुने कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि हम पूरे राजस्थान के जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। और उसके माध्यम से खाली राजस्थान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरकारों को प्रेरित करने का काम उन्होंने किया है कि मैंने ये हिम्मत की है, आप भी हिम्मत करिए और अपने मुलाजिमों के साथ में खड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जब यहां पर जवाब देंगे तब वो ये कहेंगे
कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिलकर के उनसे यह विनती करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मैंने 7 पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे थे जब ये कोरोना आया। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूं, बहुत छोटे जिले से आता हूं। हमारा जिला भारत सरकार के नीति आयोग ने आशान्वित जिलों में उसको शामिल कर रखा है। जो सरकार के बहुत से पैरामीटर है उसमें हम पिछड़े हुए हैं। तो मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरे क्षेत्र के नागरिकों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सिरोही, शिवगंज छोटी नगर पालिका है, बड़ी नहीं है, वहां इतने इंडस्ट्री भी नहीं है, इतने उद्योग धंधे भी नहीं है। लोगों के सामने उस दौरान खाने पीने का संकट आकर के खड़ा हो गया। ठीक है, जन सहयोग से, दूसरे तरीके से, सरकार के सहयोग से वो चीजें हुई। हमने प्रधानमंत्री जी से और लोकसभा के अध्यक्ष जी को मैंने व्यक्तिगत कहा कि आप छोटी नगर पालिकाओं के अंदर शहरी रोजगार योजना शुरू करिए। प्रधानमंत्री जी को 7 बार पत्र लिखे कि नरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ा करके 150 करिए। उन्होंने तो नहीं सुनी हमारी। पर मैं अपने हृदय के अंतरतल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने शहरी रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय किया। मैं आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने नरेगा के कार्य दिवस बढ़ा करके 100 से 125 करने का निर्णय किया और स्टेट फंड से करने का निर्णय किया। माननीय सभापति महोदय, यह सदन दलगत राजनीति के आधार पर खाली आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है। इस सदन से राजस्थान के करोड़ों लोगों की उम्मीद है कि ऐसा नतीजा सामने आए जिससे उनकी जीवन में उत्थान आए, उनके बच्चों के जीवन में उत्थान आए। तो क्या राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों को और हमारे प्रतिपक्ष को, नेता को इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? राजस्थान के संसाधन सीमित है, कोरोना की मार, अर्थव्यवस्था की मार, हर जगह आवक घट रही है। और दूसरी तरफ भारत सरकार जिस तरीके से बहुत प्लानिंग के तहत आपने पेट्रोल पर सेस लगा दी है, आपने डीजल पर सेस लगा दी है और दूसरी एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी लगा दी, वो करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो भारत सरकार को प्राप्त होता है उसमें कोई हिस्सा राजस्थान सरकार को नहीं मिलता, उसका कोई डिवोल्यूशन नहीं है। वो सारा पैसा भारत सरकार अपने तरीके से यूज कर रही है। तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि अशोक गहलोत ने ये निर्णय कितना मजबूत हृदय रखते हुए लिए होंगे कि मैं अपने पैसे से 100 से बढ़ा करके 125 दिन करूंगा, अपने पैसे से शहरी रोजगार दूंगा। आपको आगे बढ़कर के भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को जाकर के मिलकर के कहना चाहिए कि आप इनकी जिम्मेदारी अपने माथे लीजिए और पूरे देश के अंदर जो निर्णय अशोक गहलोत ने किया है वो पूरे देश के अंदर आप लागू करिए। माननीय सभापति महोदय, बड़ा चिंता का विषय था। अनेक कारणों से देश में बिजली की स्थिति को लेकर के हर प्रदेश अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जब देश की सरकार वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर चल रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड की थ्योरी पर चल रही है और बिजली के क्षेत्र में आप लगातार स्टेट गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं, आप अगर राजकोषीय घाटे की लिमिट भी बढ़ा रहे हैं तो आप साथ में ये राइडर लगा रहे हैं कि आपको इतना पैसा ऊर्जा क्षेत्र के पर खर्च करना पड़ेगा। तो आप ये जिम्मेदारी साथ में क्यों नहीं उठाते कि पूरे देश में बिजली, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को एक राहत मिले? हर स्टेट में इस बात की पाबंदी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा उस प्रति यूनिट का रखेंगे। आज दिल्ली में 200 यूनिट दिल्ली में आपकी सरकार हर घरेलू कनेक्शन में मुफ्त दे रही है। ऐसे वक्त में, इन कठिन परिस्थितियों के बीच में, जब हमारी बिजली कंपनियां एक विषम हालात का सामना कर रही है, राजस्थान के लोगों के हक में अशोक गहलोत आकर के खड़े हुए। माननीय सभापति महोदय, 100 यूनिट में से 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने का उन्होंने निर्णय किया। इसके साथ ही 150 यूनिट का जो उपभोग है उसमें प्रति यूनिट 3 रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया। 150 से 300 यूनिट में 2 रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया और 300 से ज्यादा के भी जो कंज्यूमर है उनको उसमें राहत प्रदान की जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, इससे पहले
हर किसान को 1,000 रुपए महीने का अनुदान का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया उन्होंने। आज राजस्थान के 5.5 लाख किसान ऐसे हैं माननीय सभापति महोदय, जिनका इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जीरो बिल हो गया है, जीरो। माननीय सदस्य, आपको जब बोलने का मौका मिले तब बताना। आप बिजली मंत्री जी, पिछली सरकार के टिप्पणी करने का अधिकार है, ज्ञान है, मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि ये इस विभाग के मंत्री रहे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या ये बता सकेंगे कि उनके कार्यकाल में 5.5 लाख किसानों का बिल जीरो हुआ था? जब वो बोले इसका जरूर उत्तर दें। और माननीय सभापति महोदय, आज तो राजस्थान के कोने कोने में बैठा हुआ किसान एक राहत अनुभव कर रहा है। अभी जल संसाधन मंत्री आज इस सदन में मौजूद नहीं है, मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम में थे। मैंने मन से किसानों को पूछा, पूरा पंडाल करतल ध्वनि से जिस रुपए अशोक गहलोत के प्रति कृतज्ञ था, वो माननीय सभापति महोदय देखने लायक था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मुझे याद आता है सभापति महोदय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में एआईसीसी के मेंबर के रूप में 2008 में मैंने दिल्ली में भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, सोनिया गांधी जी बैठी हुई थी। तब मैंने उनसे विनती की थी कैंसर को लेके, हार्ट के इलाज को लेके, क्योंकि मैं कैंसर पीड़ित के यहां डेथ पे गया शोक व्यक्त करने, तो मुझे पता चला कि उसके इलाज में उसके परिवार को कितना पैसा ब्याज पर लेना पड़ा। वो जान भी चली गई, पैसा भी चला गया और वो परिवार तबाह हो गया। उस घटना से मैं प्रेरित हुआ कि मैं ये बात जो लोग शासन में निर्णय करने वाले उनके सामने रखूं। और मुझे हृदय से खुशी है इस बात की कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अशोक गहलोत साहब ने एक साधारण आदमी की तकलीफ को समझा। आपको याद होगा जिस समय निःशुल्क दवा योजना लेकर के आए, हमारे प्रतिपक्ष के लोग किस तरीके की अफवाह फैलाया करते थे, किस तरीके का दुष्प्रचार उसके बारे में करते थे। लेकिन सत्य तो सत्य है सभापति महोदय, जब वो शासन में आए तो उनको भी वही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को जारी रखना पड़ा। उसके बाद निःशुल्क दवा योजना और ये लेकर के आए थे भामाशाह योजना। राजस्थान के इतिहास में आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई कार्ड बने उसमें मुख्यमंत्री अपना फोटो छाप दे। कोई कार्ड आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी का निशान उस पर चस्पा कर दिया जाए। और इस तरीके से 350 से 400 करोड़ रुपया तत्कालीन सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को बर्बाद किया और इस मौजूदा सरकार को आकर के नई योजना को लाना पड़ा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। माननीय सभापति महोदय, कोई भी योजना हो उसमें कमियां हो सकती है और उन कमियों को ठीक करने का दायित्व शासन का है। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आने के बाद राजस्थान में 7,41,000 लोगों ने इसका लाभ लिया और 930 करोड़ रुपए उनको कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हुई। माननीय सभापति महोदय, और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि अब उस योजना में अशोक गहलोत साहब ने राशि बढ़ा करके 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दी। हम में से कई लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ा कि आदमी पेशेंट चला गया हॉस्पिटल में और उसके पास चिरंजीवी कार्ड नहीं, उसके इलाज की कहां से व्यवस्था करें। कई बार सीनियर ब्यूरोक्रेट ने हमको सहयोग किया और आउट ऑफ द वे जाकर के उनके इलाज की व्यवस्था की। लेकिन इस बार जो अशोक गहलोत साहब ने निर्णय किया है कि अगर ऐसा चिरंजीवी कार्ड किसी के पास नहीं है तो जिला कलेक्टर ऑथोराइज होंगे उसका इलाज कराने के लिए। इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती माननीय सभापति महोदय। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि इस बार उन्होंने पूरे राजस्थान में ओपीडी और आईपीडी पूरी तरह से निःशुल्क कर दी, जिसके लिए मैं हृदय से उनका माननीय सभापति महोदय आभार प्रकट करता हूं। और चिरंजीवी योजना के साथ साथ इस बार उन्होंने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी दी है, जिसमें 5 लाख रुपए का कवर पीड़ित को दिया है। और इसी तरीके से हमारे आप और हम सभी लोग, पक्ष और प्रतिपक्ष के, जिन परिवारों में भी शोक व्यक्त करने जाते हैं, 10 में से 3 मौतें मान करके चलिए कि कैंसर से होती है। और अशोक गहलोत साहब ने हर जिले के अंदर
कैंसर डायग्नोस्टिक वैन इस बार बजट में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसके माध्यम से तुरंत जल्दी उन लोगों की बीमारी को हम पता कर सकेंगे, वरना 3rd स्टेज आ जाती है, 4th स्टेज आ जाती है, तब जाकर के पूरी तरह से लाचार हो जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि ये कैंसर पीड़ित है। और इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, हर CSC पर जो डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने का आपने निर्णय किया है, ये बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय है। अभी इस समय जिला स्तर पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, अनेक दूसरे जिलों के अस्पतालों में मरीज को जाना पड़ता है। मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, मैं इस सदन में जब पहली बार चुन करके आया सभापति महोदय, तो मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत ने हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल दी थी, और मैंने 2 सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत करवा दी। इसके बाद भी मुझ पर दबाव था इलाके का कि और सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, कोई रास्ता नहीं था। शिक्षा मंत्री उस समय शांति धारीवाल साहब होते थे, मैंने उनका उद्घाटन का कार्यक्रम बनाया और मैं मोहब्बत नगर में उनको लेकर के गया। कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, मंत्री जी प्रसन्न हो गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक ये निवेदन आपको करना चाहता हूं कि आप एक सीनियर सेकेंडरी यहां पर कर दें, और उन्होंने अनाउंस की, और उसके बाद में क्योंकि मंत्री की घोषणा की हुई थी, वो सीनियर सेकेंडरी हुई। और आज सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार यह क्रांतिकारी निर्णय हुआ है कि एक साथ 3920 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने का निर्णय किया गया। माननीय सभापति महोदय, सक्षम मां बाप अपने बच्चों को दूर दराज के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने में समर्थ थे, पर एक साधारण आदमी अपने मन में ये इच्छा रखते हुए भी कि उसके बच्चे भी कुछ काबिल बन जाएं, बड़े बन जाएं, अफसर बन जाएं, मुंसिफ बन जाएं, कुछ और बन जाएं, वो उनके पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था नहीं कर पाता था। पेट पालना ही मुश्किल होता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब के साथ साथ राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को भी, कि जो अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और कितना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। एक समय था माननीय सभापति महोदय, सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने से कतराते थे। आज वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि आपको लॉटरी निकाल करके बच्चों को एडमिशन देना पड़ रहा है। ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान के अंदर आपका ये प्रयोग किस रूप में कामयाब हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 10,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना, 10,000 टीचर लगाना अंग्रेजी माध्यम के, एक नया सोच, नया संकल्प जो आने वाले वक्त में राजस्थान की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय, धीरे धीरे ये प्रवृत्ति कम हो रही है, अध्ययन की प्रवृत्ति कम हो रही है। इसके माध्यम से हर सामान्य नागरिक को एक पढ़ने की एक जगह प्राप्त होगी। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं जाते हैं, हमारे नौजवान जाते हैं, कम समय के लिए भी जाते हैं। उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां वो रुक करके, रह करके अपने भविष्य को संवारने का काम कर सके। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में वो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाएंगे, जिसमें 250 कमरे होंगे और 500 लड़के लड़कियां वहां पर रुक सकेंगे, और इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च करने का उन्होंने निर्णय लिया। माननीय सभापति महोदय, रिट को लेकर के इस सदन में बहुत चर्चा हुई, अनेक तरीके की बातें रखी गई है, जिसका सरकार की ओर से धारीवाल साहब ने बखूबी जवाब दिया है। 62,000 पदों पर जुलाई में पदों के लिए एग्जाम होगा, और इसके साथ साथ एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाया गया, जिस एसओजी ने राजस्थान के अंदर पहली बार ये जो भी चीटिंग हुई, पेपर लीक हुए, उस मुकदमे को खोलने के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर इतिहास बनाया। और राजस्थान हाईकोर्ट ने माननीय सभापति महोदय कहा कि राजस्थान के एसओजी ने शानदार काम किया है, और जो लोग लेकर के गए थे वहां उस पर सवाल उठाने के लिए, उनको कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, एसओजी ठीक काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, कहा तो देश की हुकूमत में आए लोगों ने यह वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
7 साल हो गए, 14 करोड़ मिल जानी चाहिए थी। और जब हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने मांगी तो क्या कहा? पकोड़े तलो। राजस्थान की सरकार ने यही नहीं कहा। इन 3 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी माननीय सभापति महोदय। 1.25 लाख नौकरियां प्रोसेस के अंदर है। और अशोक गहलोत साहब ने इस बजट में ऐलान किया है कि इनके अलावा 1 लाख अतिरिक्त पदों पर वो और नौकरियां देंगे। राजस्थान का बेरोजगार हजारों की तादाद में अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर पहुंचकर पिछले 7 दिन से एक उत्सव का माहौल बनाए हुए, आभार प्रदर्शन के लिए जो फिजा बनी है वहां पर, माननीय सभापति महोदय, मैंने भी अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो विकास फंड पहले 100 करोड़ का होता था, इस बजट में उन्होंने बढ़ा करके उसको 500 करोड़ रुपए करने का तय किया। और इंदिरा रसोई, किस गुणवत्ता का खाना मिलता है इंदिरा रसोई में, किस कामयाब तरीके से इंदिरा रसोई चल रही है। 358 जगह पर इंदिरा रसोई चलती थी और उसकी कामयाबी को देखते हुए अशोक गहलोत साहब ने 1000 स्थानों पर इंदिरा रसोई खोलने का माननीय सभापति महोदय फैसला किया। दिव्यांग स्कूटी बढ़ाकर 2 से 50,000, 2 से 5,000 कर दी। कालीबाई, भील और देवनारायण में जो 13,000 का स्कूटी का प्रोविजन था उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया। अब इंदिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन योजना, इसमें आपने दूसरी संतान पर पूरे राजस्थान में 6,000 रुपए देने का निर्णय किया। 2, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री जी कि ये दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने का कौन सा तरीका है? आप राजस्थान की आबादी को कहां ले जाना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से तो हम 2 पॉइंट समथिंग पर आकर के अटके हैं। अगर आप इस तरीके से संतानों के जन्म पर प्रोत्साहन देने लगेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये जो आपने पहले 4 राज्यों में किया, 4 जिलों में किया था, अब पूरे राजस्थान में आप ये इंदिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन का, जो मातृत्व पोषण का ये जो कर रहे हो, 3.5 लाख महिलाओं को और पैसे दोगे कि दूसरी संतान पैदा की, इसलिए चेक पकड़। आप विचार करना इस पे कि क्या आपका निर्णय ये जनसंख्या नीति के विपरीत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को। पालनहार में भी 6 साल तक के बच्चों के लिए जो अब तक हम 500 रुपए दे रहे थे उसको बढ़ा करके 1,500 रुपए किए, और 6 साल से बड़े बच्चे के लिए जो 1,000 रुपया दे रहे थे उसको बढ़ा करके 2,000 रुपए किए। इससे उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उसके परिवार का मनोबल बढ़ेगा और एक आर्थिक सुरक्षा का माननीय सभापति महोदय उनको कवच प्राप्त होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय विनती करूंगा कि कृषि बजट भी अलग से मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया। 21-22 के जो रिवाइज एस्टिमेट थे उनकी तुलना में इस बार 22-23 के अंदर 11.68% ज्यादा बजट प्रोविजन राजस्थान के इस बजट में माननीय सभापति महोदय किया गया है। शिक्षा, खेल, कला 21-22 के रिवाइज एस्टिमेट की तुलना में 44,821 करोड़ के विपरीत 49,627 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जो पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से 11% माननीय सभापति महोदय ज्यादा है। ग्रामीण विकास में 21-22 के रिवाइज एस्टिमेट में 22,672 करोड़ रुपए का प्रोविजन माननीय सभापति महोदय किया था। इस साल के बजट एस्टिमेट में बढ़ा करके 28,179 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 24% ज्यादा है। चिकित्सा में माननीय सभापति महोदय 21-22 के रिवाइज एस्टिमेट में 17,078 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो इस बार बढ़ा करके 20,111 करोड़ रुपए किया है, जो 18% ज्यादा है। समाज कल्याण में 14,899 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर 15,222 करोड़ रुपए किया गया। पुलिस का, जैसे मैंने अभिभाषण पर ध्यान आकृष्ट किया था, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 7,600 करोड़ रुपए का 21-22 में जो रिवाइज एस्टिमेट में प्रावधान था उसको बढ़ाकर के 8,189 करोड़ रुपए किया। इसी तरीके से ऊर्जा में 24,828 करोड़ का जो प्रावधान था 21-22 के आरी में, उसको बढ़ा करके 26,750 करोड़ रुपए किया है।
सड़क पुल में 8,077 करोड़ का जो प्रावधान था उसको बढ़ाकर 9,267 करोड़ रुपए किया, जो पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट से 15% ज्यादा है। इसके साथ ही नगरीय विकास में 11,044 करोड़ रुपए का जो प्रावधान था उसमें कटौती हुई है। शांति धारीवाल साहब को देखना चाहिए कि सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री है, सबसे सशक्त मंत्री है, उनका बजट कैसे घट रहा है, वो 21% घटा है, तो उस पर उनको खास ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू रिसीव्ड के लिहाज से भी जो अनुमान लगाया है 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट था 1,89,431 करोड़ रुपए, और इस बार अनुमान किया है 2,14,977 करोड़ रुपए, वो भी 13% माननीय सभापति महोदय पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट की तुलना में ज्यादा है। स्टेट की ओन टैक्स रेवेन्यू जो है 2021-22 की 82,218 करोड़ रुपए रिवाइज एस्टीमेट में अनुमानित किए, उसको भी बढ़ाकर बजट एस्टीमेट इस साल के में 98,294 करोड़ रुपए किया है, जो 19% की माननीय सभापति महोदय बढ़ोतरी। अब माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 3 दिन पूर्व इस विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता ने एक आरोप लगाया कि जो जालिपा लिग्नाइट खनन है उसके अंदर जो कंपनी से वसूली की जानी थी, उस वसूली को रोक करके कांग्रेस की सरकार ने 5 करोड़ रुपए लेकर के उस वसूली को रोक दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इसका जवाब दे दें, क्योंकि उनके उपनेता ने सदन में तथ्यहीन बात कही है। जब आप सरकार में मंत्री होते थे, वसुंधरा की सरकार में 2003 से 8 के बीच में, 13 नवंबर 2006 को भारत सरकार ने कपूरडी व जालिया ब्लॉक लिग्नाइट के लिए आरएसएमएम के पक्ष में आवंटन किया, और फिर यह तय हुआ कि या तो आरएसएमएम इसको चलाएगा या जॉइंट वेंचर से चलाएंगे, और संयुक्त उपक्रम बना बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड। आरएसएमएम की हिस्सेदारी 51% और राजवेस्ट की हिस्सेदारी 49%, और ऊर्जा विभाग ने राजवेस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट 29 मई 2006 को हस्ताक्षरित किया। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, या मुख्यमंत्री आप थे, या सरकार बीजेपी की थी कि सरकार कांग्रेस की थी? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हो, चाहे एग्रीमेंट के हस्ताक्षर हो, भारत सरकार के द्वारा खनन पट्टा आरएसएमएम के पक्ष में जारी करना हो, ये सभी घटनाएं तब हुई जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जी आप टोकिए भी मत, आप टोकिए भी मत। जो पैरा बनाया, एजी ने डिमांड निकाली, वो किसका समय था? आप बचाना चाहते हो? धन्ना सेठों को बचाने की वकालत कर रहे हो? मिस्टर डिप्टी लीडर, कमजोर आदमी चिल्लाते हैं। गलत आदमी। बैठ जाइए आप। आपको मैं पूरी बातें निवेदन करूंगा। मैंने शांति से सुना है, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको शांति से सुना है मैंने। आप हाउस का उपयोग धन्ना सेठों को बचाने के लिए कर रहे हो। बात कर रहे हो। जो एजी की रिपोर्ट है 2019 की, उसमें साफ लिखा है कि पैसा वसूल किए गए 3438 रुपए, और उसके बाद आपके अंकित नहीं होगा। माननीय उपनेता महोदय, माननीय उपनेता महोदय, प्लीज सारे पत्र टेबल करूंगा मैं। माननीय कोई तथ्यहीन बात नहीं है। ये आपस में वार्ता का मैंने नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं। आप अपनी बात कहें, नहीं अलाउ नहीं करूंगा। देख के बात कर रहे हैं, धन्ना सेठों को बचा रहे हैं, प्लीज। आप किसकी कार्रवाई कर रहे हैं? माननीय सदस्य, अकारण उत्तेजना पैदा मत करिए, प्लीज विराजिए आप। सभापति महोदय, विराजिए सभापति महोदय, प्लीज डॉक्यूमेंट में टेबल करूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में कपूरडी व जालिपा के पट्टे आरएसएमएम के पक्ष में जारी हुए थे, जिसमें कपूरडी का पट्टा 12 अक्टूबर 2011 को हुआ, और जिस जालिपा का प्रश्न उठाया गया इस सदन में, जिस एजी की रिपोर्ट का हवाला किया गया, वो 25 मई 2015 को उसका अनुबंध हुआ था,
और 25 मई 2015 को राजस्थान में किसकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय? मैं निवेदन करूंगा आपको कि इसके बाद में प्लीज माननीय उपनेता महोदय, माननीय उपनेता महोदय विराजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा। कारण उत्तेजना पैदा मत करिए, विराजिए प्लीज मान्य सदस्य विराजिए। सभापति महोदय, क्या मंशा है आप लोगों की? सभापति महोदय, मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से कि आप सदस्य में आप एक दूसरे को वाद करें, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आसन से जिसका नाम पुकारा गया सिर्फ उसका अंकित होगा, बीच में किसी का अंकित नहीं होगा। और माननीय सदस्य जो बैठे बैठे बोल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कुछ लिख लीजिए, नया है वो, नहीं बोलेंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा आपका। समय की अपनी सीमा है, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। आप इस तरह से बीच में अपनी चुगलबाजी करके जो माननीय सदस्य बोलने के लिए यहाँ पे बैठे रहते हैं शाम को 7 बजे तक, आप उनका समय जाया करते हैं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से जब इसकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो 3 बार राजस्थान सरकार की ओर से पत्र लिखे गए, 12 जून 2014, 5 अगस्त 2014 और 24 अप्रैल 2015, और उसके बाद भी भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो तत्कालीन राजस्थान सरकार ने पट्टा हस्तांतरण की संविदा का पंजीयन कर लिया और 2015 में सरकार राजस्थान में वसुंधरा राजे की थी। माननीय सभापति महोदय, ये सारी चीजें भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई और उसके बाद 18 मई 2016 को भारत सरकार ने उसको शून्य घोषित कर दिया। ये तब किसकी सरकार थी? दोनों ही स्थान पर माननीय सभापति महोदय बीजेपी की सरकार थी। और जिस ऑडिट की पैरा का जिक्र कर रहे हैं 2436 करोड़ का, वो 2016 का पैरा है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के कार्यकाल के नहीं थी, सदन में मंत्री बने, सरकार में मंत्री बने हुए थे, तब आप क्या कर रहे थे? और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जितने चीफ सेक्रेटरी रहे, सीके मैथ्यू हो, सीएस राजन हो, सबके ऑन रिकॉर्ड 12 सरकार को लिखे गए पत्र मौजूद है। सरकार किसी की भी रही हो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन में वहां से कोयला प्राप्त हो रहा है और जितनी भी प्रक्रियाएं की गई ये स्टेट के इंटरेस्ट में की गई। और जो एजी ने पैरा बनाया है उसका जवाब देने की प्रक्रिया को माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी पब्लिक अकाउंट्स में हूं, कमेटी में हूं माननीय कटारिया जी के साथ में, मुझे भी पता है। कोई इसको रद्द नहीं किया है, जब तक भारत सरकार निर्णय नहीं कर देती तब तक स्थगित किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये 5 करोड़ चंदे की बात कही कांग्रेस को, कौन से साल में दिया? 2016। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मान्य स्वीकार कर रहे हो ना आप, सदन में स्वीकार कर रहे हो ना, फिर बीच में बोल रहे हैं माननीय सभापति महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सभापति महोदय, वो सक्षम है अपनी बात संभालने के लिए, आप विराजें। सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2010-11 में चंदा मिला 14 करोड़ रुपए, 11-12 में मिला 33 करोड़ रुपए, 12-13 में मिला 83 करोड़ रुपए, 13-14 में मिला 170 करोड़ रुपए, 14-15 में मिला 437 करोड़ रुपए, 16-17 में मिला 532 करोड़ रुपए, 17-18 में मिला 437 करोड़ रुपए, 18-19 में मिला 742 करोड़ रुपए और 19-20 में मिला 785 करोड़ रुपए। क्या फैक्ट्री लग गई है आपकी वहां पे नोट छापने की? क्या मशीन लग गई है आपकी? और कांग्रेस को क्या चंदा मिला माननीय सभापति महोदय? बीजेपी की तुलना में 2019-20 में 785 करोड़ की तुलना में 139 करोड़ रुपए, 18-19 में 742 करोड़ की तुलना में 148 करोड़ रुपए। तो माननीय सभापति महोदय, ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं सब पूरी तरह से मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ये जितना भी काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया है और स्टेट आज भी खड़ा है तो राज्य की जनता के हितों में खड़ा है कि वहां से 1000 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र को कोयला प्राप्त हो रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, सनसनी पैदा करना अलग विषय है, पर कई बार वो सनसनी खुद पे ही आके गिर जाती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा
कि 15वें वित्त आयोग ने माननीय सभापति महोदय सिफारिश की कि सेंटर टैक्स में राज्यों का शेयर होगा 41%। लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नेता जब उत्तर दें, जब इसका जवाब देंगे कि राजस्थान को 21-22 में क्या टोटल 41% मिला? आज अगर आप उसका तुलना करेंगे, हिस्सा निकालेंगे, तो राजस्थान को 41% की बजाय मात्र 30 से 33% तक सेंट्रल रेवेन्यू में हिस्सा मिल रहा है। और ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? ये परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई कि आपने सेस और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को उस दायरे से बाहर रख दिया। बार बार राजस्थान सरकार पत्र लिख करके आपसे मांग करती है, भारत सरकार को कहती है कि ये जितनी भी रेवेन्यू हो रही है उसको आप उस कोष में डालिए, जिससे राज्य की जनता के माध्यम से जो आपको टैक्स प्राप्त हो रहा है उसका हिस्सा राज्य की जनता को प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि खाली 21-22 में राजस्थान को 11,000 करोड़ रुपए कम मिले। तो प्रतिपक्ष के नेता इस बारे में भी पहल करें। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन है, हम उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं कि ये जो राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को ठीक करें। बिना पैसे तो कोई सरकार काम नहीं कर सकती। अब माननीय सभापति महोदय, ये कहा गया था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति इतने साल तक, 5 साल तक केंद्र सरकार करेगी। जो क्षतिपूर्ति का पैसा स्टेट को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अब आपने क्या किया? उसकी जगह राज्यों को बाध्य किया है कि क्षतिपूर्ति की जगह हम आपको लोन देते हैं, और इस तरीके से ऋण, राज्यों को ऋण के दलदल में धकेला जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो रेवेन्यू में कमी हो रही है स्टेट की, दूसरी तरफ ऋण भार बढ़ रहा है। कोई भी स्टेट माननीय सभापति महोदय वो सर्वाइव कैसे करेगा? आप खड़े होकर के कल कहेंगे राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो इन परिस्थितियों के अंदर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? आप स्टेट को कमजोर कर रहे हैं, हर दृष्टि से कमजोर कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2021 के अंदर जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति अनुदान राजस्थान को मिलना था 4,604 करोड़ रुपए का, उसकी जगह इन्होंने बैक टू, भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन दिया माननीय सभापति महोदय। और 21-22 की भी क्षतिपूर्ति अनुदान की जगह 7,268 करोड़ रुपए का बैक टू बैक लोन माननीय सभापति महोदय दिया है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में 2015-16 से हर साल 14% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगा करके निर्णय हुआ था। लेकिन सेंट्रल बजट में क्या प्रावधान किया है? सेंट्रल बजट में माननीय सभापति महोदय कोई प्रावधान नहीं किया। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, खुद मुख्यमंत्री जी इस सदन में अनेक बार कह चुके हैं कि जो पेयजल योजनाएं पहले भारत सरकार की थी, कृषि योजनाएं थी, 90-10 के रेशियो पर थी। आज आप नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में आपने वो रेशियो घटा करके आप 50-50 पर ले आए। और इतना ही नहीं, पहले तो सेंटर का जो पैसा आता था वो पीडी अकाउंट में रहता था। अब केंद्र सरकार ने निर्णय कर दिया हमारा पैसा इस खाते, बैंक के खाते में आएगा और तुम भी अपना पैसा इस खाते में डालो। माननीय सभापति महोदय, स्टेट में जैसे जुगाड़ होता है वैसे होता है, और जुगाड़ की व्यवस्था करके धीरे धीरे इन योजनाओं को गति देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये राजनीतिक विषय नहीं है। आप भी मंत्री रहे हैं, अनेक लोग आप में से मंत्री रहे हैं, आप भी यही सब करते रहे हैं। अब ये निर्णय होगा, उसका स्टेट को किस रूप में नुकसान उठाना पड़ेगा वो आपको सोचना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, राजस्व घाटा कम करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुदान तय हुआ। 21-22 में 9,878 करोड़ मिला। 22-23 में राजस्थान को राजस्व घाटा कम करने के लिए 4,862 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान मिलना चाहिए था, लेकिन इस केंद्रीय बजट में इस साल के उसके लिए कोई प्रावधान माननीय सभापति महोदय नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री किसान निधि जो रिवाइज एस्टीमेट था
1,26,808 करोड़ का 21-22 में, उससे भी 4% कम उपयोग किया गया माननीय सभापति। और जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हो तो जरूर जवाब देना। 21-22 में पीएम किसान निधि की दूसरी किस्त 11 करोड़ 20 लाख लोगों को मिली, लेकिन तीसरी किस्त 10 करोड़ 70 लाख लोगों को मिली। 50 लाख किसान कौन से कारण से उस किस्त से वंचित किए गए? और माननीय सभापति महोदय, जो किसी जमीन पर खेती करते हैं, टीनेंट फार्मर, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी 28% होते थे, आज बढ़कर के वो 51% हो गए, लेकिन उसको पीएम किसान सम्मान निधि का कोई फायदा नहीं मिलता। पार्लियामेंट की कमेटी ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द स्टैंडिंग कमेटी 2020 noted that tenant farmers, who are a significant part of landless farmers in many states, don't receive the income support benefits. It recommended the government to examine this issue in coordination with the states so that landless farmers can also receive benefits under the scheme. माननीय सभापति महोदय, उस गरीब आदमी को जिसके जिम्मे सारी खेती होती है, सिर्फ वो लैंड का ओनर नहीं है, इस कारण से उसको कोई पैसा मालूम नहीं मिलता। और आपने वायदा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। लैंड होल्डर की आमदनी तो आप दुगनी नहीं कर पाए, उसके भी नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, वो मजदूर जो खेत में काम करता है, उसकी कमाई बढ़ाने की दिशा में भी कोई एफर्ट नहीं हुआ है माननीय सभापति महोदय। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, 21-22 में बजट प्रावधान किया, 3,700 करोड़, 12 करोड़ का बजट एस्टिमेट है। और रिवाइज एस्टिमेट कितना है 21-22 का? 2,000 करोड़ रुपए। और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने क्या लिखा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंडेड that the guidelines of the scheme should be changed to ensure that the states are provided funds for their upcoming projects in the agriculture sector. और माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा 2021-22 में जो रिवाइज एस्टिमेट था, उसकी तुलना में 3% आपने कम प्रावधान किया है, मात्र 15,500 करोड़ रुपए किया। माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ, एग्रीकल्चर का हमारे विकास में योगदान 51% था। हम लगातार ये दावा करते हैं कि हमने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ आपके माध्यम से निवेदन करना पड़ रहा है कि आज 2021 का जो फिगर है, कृषि का योगदान घटकर के 16% रह गया। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन 2019-20 में आपने 11,07,000 हेक्टेयर को कवर किया, 2021 में घटकर के 9,04,000 रह गया, 9,40,000। और 21-22 में माननीय सभापति महोदय, माइक्रो इरिगेशन में मात्र 2,70,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कंक्लूड करें करो। जो बजट प्रोविजन भी आपने 19-20 में रखा माइक्रो इरिगेशन के लिए, वो 3,500 करोड़ था। और खर्चा कितना किया? 2,700 करोड़, 23% कम। 2021 में 4,000 करोड़ का प्रोविजन था, खर्चा किया 2,562 करोड़ रुपए, 36% कम। और 21-22 में 4,000 करोड़ का प्रोविजन था, वो घट करके 2,000 रह गया, 50% कम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब कर्ज से गिर रही है। दोनों ही तरफ ये हालत है। अगर मैं आपको भारत सरकार का भी आंकड़ा बताऊं तो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है जो 48% थी 2016-17 में, आज बढ़कर के 60%, 2022-23 में 60% अनुमानित की गई। माननीय सभापति महोदय, इंटरेस्ट पेमेंट 43% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, बड़े दावे करते हैं हम, साधारण आदमी का स्तर उठा